हम लोग आज की क्लास के अंदर जो पॉलिटी टॉपिक है उसको स्टार्ट ही करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और अभी के टाइम में हम लोग कोई भी एग्जाम दें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी के प्रॉपर एग्जाम में यूज हैं। आप लोग बताइए कि भारत को कौन चलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या हम लोग खुद? भारत को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाते हैं या हम लोग खुद चलाते हैं? हैं? जनता का शासन है। और भाई प्रेम है? किसी ने बोला संविधान। ये सही आंसर है कि हम लोगों को यानी भारत को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो भारत नहीं चलेगा? चलेगा ना। क्या राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो भारत नहीं चलेगा? चलेगा। यानी उनके अनुपस्थिति में भी कुछ दिन हमारे पास संविधान है जिसके जरिए हम लोग अपने आप को जैसे आप सोचिए, संविधान की जरूरत ही क्यों है? हम लोग बिना संविधान के भी तो रह सकते हैं, नहीं? तो अगर मान लीजिए कि कल सुबह सुबह हम लोगों को कोचिंग आना हुआ और दोपहर में जगे सो के, जनरली ऐसा होता है, तो रोड पे गए और हम लोगों को रोड पे लग रहा है कि पूरा का पूरा गैदरिंग है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या हुआ था भाई? तो किसी का बाइक का हवा कोई निकाल दिया था। मतलब सिंपल सा कोई मैटर मिल गया जिसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस मैटर है, उसके बावजूद हम लोग आपस में लड़ सकते हैं। तो उस लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। रोड पे गैदरिंग हो रहा है, सभी लोगों को रोड को यूज करना है, तो भैया रोड को खाली कराने का भी कुछ जिम्मेवारी किसी को लेना पड़ेगा। तो हमारा संविधान ये तय करता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का काम करेगा, उसका अधिकार क्या होगा, उसका ड्यूटी क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको मिला हुआ है कि भाई शहर के अंदर शांति स्थापित करने का जिम्मेवारी आपको मिला है। अब आप कहिएगा कि जो एसपी कर रहा है वो तो हम भी कर सकते हैं, हम भी जो है शहर में शांति स्थापना करेंगे, हम अपना एगो गैंग बनाएंगे, उस गैंग में कुछ लोगों को भर्ती करेंगे और फिर शहर में शांति स्थापित करेंगे। एसपी का भी तो यही काम है, पुलिस का भी तो यही काम है, गैंग में चलते हैं लोग। तो ये सही होगा कि गलत? क्योंकि संविधान हमको इस बात की आजादी नहीं दी है। अगर आपको ये काम करना है तो एक प्रोसेस में आके उस पोस्ट को लेना पड़ेगा, उस प्रोविजन में आके लेना पड़ेगा और उसके बेस पे हम लोगों को काम करनी पड़ेगी। हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है कि भारत के किसी भी कोने में जन्मा हुआ कोई भी महिला पुरुष, अगर उसकी एक खास एज हो गई है जो संविधान ने निर्धारित किया है, तो वह भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, जिसमें भारत का सर्वोच्च पोस्ट माना गया है राष्ट्रपति का पोस्ट। अगर आप चाहें तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्य के प्रमुख बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। ये हर व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है एक कंडीशन के हिसाब से कि उसके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए। हम लोगों को बस यही पढ़ना है कि हमारा संविधान किन किन, एक्चुअली संविधान क्या है, तो बहुत सारे नियमों का एक लिखित रूप में हम लोगों के पास जो प्रारूप दिखता है उसको हम लोग संविधान का नाम दिए हुए हैं। और उस संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो नियम को बताते हैं। उसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे काफी मजबूत है और वो हमारे ऊपर हावी है, वो हमको दबाता है, बदमाशी करता है, मेरे जमीन पे, मेरे पैसे पे अधिकार करता है, तो हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान हमको इस बात का अधिकार देता है कि उससे अपने आप को कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं और आप बलशाली हैं तो आप किसी कमजोर को नहीं दबा सकते हैं। ये हमारा संविधान, क्योंकि संविधान एक प्रॉपर लिमिट में हमको अधिकार भी दिए हुए हैं, ड्यूटी भी दिए हुए हैं।
तो हमने कहा कि ऐसे पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जिस संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअल में उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें किन किन लोगों का योगदान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले हम लोगों के देश में राजतंत्र था, अलग अलग राजा होते थे, उनका एक इलाका होता था और राजा की मर्जी के हिसाब से कानून बनता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, किसी के मर्जी से कोई कानून नहीं बनेगा। एक प्रोविजन है जिसके तहत हम लोग किसी भी कानून को बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब ये भी तो बात है कि जैसे आज का जो सिस्टम है या आज को जो परिस्थिति है उसके अनुसार कोई नियम बना दिए हम लोग, कल के टाइम में उसका यूज नहीं है तो हम संविधान को बदलेंगे भी, नियम को हटाएंगे भी, तो हम लोग संविधान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे संविधान का विकास कैसे हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि मुगल यहाँ पे काम कर रहे थे जो सबसे शक्तिशाली थे, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आए और अंग्रेज अपने शक्तिशाली सेना की बदौलत यहाँ पे अपना अधिकार बनाए। पहले व्यापार के माध्यम से, फिर सैनिक के माध्यम से यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ के जमीन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर अपने अधिकार धीरे धीरे बढ़ाते गए। जब वो अधिकार बनाना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोगों के ऊपर भी काम करने के लिए कोई नियम चाहिए। वही नियम को संविधान धीरे धीरे हम लोगों का आगे बढ़ा। 1773 में आप जानते हैं कि 1700 हम लोगों की प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद हम लोगों की धीरे धीरे कुछ जगहों पे अंग्रेजों को सहायता अधिकार मिलते गया और वहीं से हम लोगों का शुरू होता है संविधान बनाने का कार्यक्रम। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि हम लोग पॉलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि जो संविधान का विकास हुआ, तो संविधान के विकास में दो चीजें हम लोगों की महत्व की हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेज लोग पहले व्यापार करने के लिए यहाँ पे आया, व्यापार करने के साथ में यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ जीती और अपने अधिकार को बनाए। तो फिर एक और विद्रोह होता है अंग्रेजों के विरुद्ध 1857, जैसा कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे। तो एक बक्सर की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई हुई, जहां से अंग्रेज अपने आप को बना पाए भारत में। फिर 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह के बाद एक नया परिवर्तन हुआ। हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि पहले कंपनी का अधिकार था भारत में, फिर ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश राजगद्दी का, ब्रिटिश साम्राज्य का हम लोगों का या ब्रिटिश राजा का अधिकार भारत में हुआ। तो सबसे पहले आता है कि जब 1773 के अंदर संविधान बना यहाँ पे भारत के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें रखी गई, क्या क्या चीजें लागू की गई। क्योंकि उससे पहले कोई संविधान नहीं था राजा की मर्जी के हिसाब से। चूंकि ऐसा नहीं है कि कोई राजतंत्र चला रहा है तो वहां पे संविधान नहीं होगा, वहां पे भी नियम होंगे, वहां पे भी बातें लिखी गई होंगी कि कौन से पॉइंट के ऊपर कौन सा काम करना है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आता है सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग है। हमने कहा कि इस संवैधानिक विकास को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ते हैं, 1773 से लेके 1858 तक, 1858 से लेके फिर हम लोग 1947 तक और फिर उसके आगे की ओर देखते हैं। क्योंकि 1947 से फिर भारत का अपना उसके ऊपर कंट्रोल हो गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों का जो 1773 है, इसमें क्या कहा गया। आप जानते हैं कि बंगाल में हम लोगों की अपनी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल में अलग लोग काम कर रहे थे, मद्रास में अलग काम कर रहे थे, बम्बई, मुंबई में उस समय का बम्बई अलग काम करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने लिखा गया है कि 1773 में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, तीन राज्य है, तीनों राज्यों के अपने अपने मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मान लीजिए हम लोग एक नया संविधान बनाते हैं कि इन तीनों को एक ही व्यक्ति देखेगा, तो ये हो गया केंद्रीय प्रशासन। पहले क्या था, तीनों का अलग अलग प्रशासन है, अलग अलग व्यक्ति देख रहा है, लेकिन अब एक ही व्यक्ति देखेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो पहले क्या था हम लोगों का कि बंबई की, बंगाल का अलग अपना गवर्नर थे, फिर ऐसे इसी में लिखा होगा बंबई और मद्रास, तो मद्रास के अपने अलग गवर्नर थे और बंबई के, तीन अलग अलग जगहों के जहां पे अंग्रेजों ने अपनी शुरुआत की। तो इन तीन अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्नर थे।
लेकिन 1773 में क्या किया गया है कि भाई अब ये तीनों जगह पे गवर्नर तो रहेंगे, लेकिन क्या किया गया कि कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्र, यानी कंपनी जहां जहां पे भी राज्य कर रही है, काम कर रही है, अपना अधिकार बनाई हुई है, उन क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम यानी 1773 का अधिनियम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला, और इसमें यह व्यवस्था की गई कि मद्रास है उसका भी यहीं से देखरेख चलेगा और बंबई है उसका भी यहीं से देखरेख चलेगा। और बंगाल के इन दोनों को क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। यानी पहले ये तीनों, बंगाल का अलग गवर्नर है, मद्रास का अलग है, बंबई का, तीनों अलग 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 है, लेकिन बाद में किया गया कि भाई बंगाल का जो गवर्नर है अब वो गवर्नर नहीं है, गवर्नर जनरल है, और उसके बाद जो बाकी के गवर्नर है उसके अधीन में काम करेंगे। क्या आप लोगों को आइडिया है कि पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये बात हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी है ना, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। फिर बाद में इसी को हम लोग भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे जब पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का राजा का यहाँ पे आएगा। ऊपर की बातें यहाँ पे लिखी गई, केवल नीचे में एक लाइन ऐड है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो हम लोग क्या क्या इसमें देख लिए, पहले तो ये देख लिए कि 1773 का जो एक्ट बना उसके हिसाब से हम लोगों का सेंट्रल एक पॉलिसी आ गई कि भाई अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से एक ही जगह से सबका देखरेख होगा। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसके बाद पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। फिर उसमें एक और काम किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, और इसके एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य उसके सहयोगी न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे ना, कहीं कहीं एलिजा लिखा रहता है, सर एलिजा इम्पे, वो इंग्लिश बोलने के ऊपर है। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और अन्य 3 जो न्यायाधीश थे इनका नाम ऐसे था। हालांकि 3 वो नाम दिया है उन्हें पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, तो सर एलिजा इम्पे। तो 1773 का जो एक्ट लाया गया वो क्या क्या सोच के लाया गया कि भाई जो भारत का जो अंग्रेज वाला इलाका है उसका कोई एक जगह होगा जहां से सेंट्रलाइज तरीके से काम होगा। किसको सेंट्रलाइज बनाया गया? बंगाल को। और बंबई और मद्रास की एजेंसी प्रेसिडेंसी उसको उसके अधीन किया गया। पहला गवर्नर जनरल यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पूछता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774। कौन से एक्ट के द्वारा? तो 1773 एक्ट के अधीन 1774 में, 1773 एक्ट के अंतर्गत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? सर एलिजा इम्पे। उसके बाद हम लोगों को क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये भी कलकत्ता में है, और आप देखे होइएगा तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भी कलकत्ता में ही है। तो अब उसमें क्या हुआ कि कलकत्ता में जितना भी कार्यक्रम है वो सब इसी के अंतर्गत आ गया। तो अब ये 2 व्यक्ति के बीच में आपस में लड़ाइयां होने लगी कि भैया हम अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो हम अधिकार क्षेत्र में, हम सुप्रीम है तो हम सुप्रीम है। तो न्यायाधीश के बीच में और गवर्नर जनरल के बीच में विवाद बढ़ गया कि भाई हम कोई काम करेंगे, हम कोई काम करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जब गवर्नर जनरल के ऊपर या इसके जो काउंसिल है उसके ऊपर लोग केस करने लगे, क्योंकि न्यायाधीश तो बैठा हुआ है सुनने के लिए, तो फिर लगा कि काम में धीरे धीरे बाधा क्रिएट हो रही है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक नया सेटलमेंट एक्ट लाया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब इसमें क्या किया गया कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, जो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, तो कलकत्ता में कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सरकार को उड़ीसा, बिहार व बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार से बाहर किया गया। पहले क्या था
कि जो गवर्नर जनरल है वो मुख्य न्यायाधीश के नीचे रहता था। उसको कोई भी काम करना है तो ऊपर में बैठा है उसको टोकने वाला। अब बार बार उसको लगता था कि तो परेशानी क्रिएट हो रही है, तो फिर बाद में लाया गया कि अच्छा ठीक है उसको मैनेज करते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो आम जनता के प्रॉब्लम को सुनेगा। लेकिन अगर कोई कानून बनाना होगा समूह में व्यापार के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो वो बनाने के लिए किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को बोला गया तुम ही बनाओ। मुख्य न्यायाधीश को क्या बोला गया कि वहां की जनता है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू लोगों को हिंदू, चूंकि हम लोगों का उस समय तो कुरान था, मनुस्मृति थी जिसके तहत हम लोग कोई भी निर्णय लेते थे, तो बोला कि ठीक है उन लोगों को अपने धर्म के अनुसार जो अपना बनता है, जैसे सती प्रथा उस समय था, बाल विवाह, हम लोग ऐसे मतलब जो भी सामाजिक रीतियां थी या कुरीतियां थी उसको उसी के अनुसार से होने दो जैसा हो रहे, लेकिन उसका कहाँ निपटारा होगा? तो मुख्य न्यायाधीश के चेंबर में। लेकिन अगर कोई व्यापार के ऊपर नियम कानून बनाने हैं, समाज के ऊपर कोई नियम कानून बनाने हैं, तो ये हमारा कल का जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है वही बनाएगी। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? तो बेसिकली ये जो मुख्य न्यायाधीश को हम लोगों ने गवर्नर जनरल उसके नीचे रख दिया था, इसको अलग करके दोनों को बोला ठीक है तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। और इसके तहत इसमें क्या हुआ? उड़ीसा, बिहार और बंगाल के लिए कानून अगर बनाना होगा तो ये अधिकार किसको मिल गई? गवर्नर जनरल काउंसिल को मिल गई। ठीक है, पहले कौन बना रहा था? मुख्य न्यायाधीश बना रहा है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि भाई, या ब्रिटिश सरकार ने कही थी कि हम लोग जो नियम बनाएंगे हर 20 साल के ऊपर नया नया नियम बनाएंगे, देखने के बाद कि 20 साल में क्या चेंजिंग हुआ, क्या हुआ। तो हर 20 साल के ऊपर हम लोगों का बनना था। तो एक हम लोगों ने बना दिया 1773 में। 1773 के बाद फिर 93 में बनेगा ना। तो 93 के अंदर हम लोगों को एक्ट आया, हालांकि 84 में भी एक छोटा सा एक्ट आया था जिसको हम लोग पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। एक्चुअली पीट वहां के प्रधानमंत्री थे उस समय के, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन की प्रारंभ किया गया कि अगर कोई व्यापारिक मामला है तो उसको कोई और देखेगा, अगर कोई राजनीतिक मामला है तो उसको कोई और देखेगा। राजनीतिक मामला का मतलब ये हो गया कि 1784 के अंदर तो पूरे भारत पे अधिकार तो नहीं था अंग्रेजों का, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य थे, अवध था, मराठा, सबके हम लोगों के बचे हुए थे। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, व्यापार का अगर मामला देखना है तो उसको कौन देखेगा, कौन हैंडल करेगा? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिन्होंने पहले से अपनी स्थापना बनाई हुई है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक मामले के ऊपर काम करना है कि कौन से राज्य का अधिग्रहण करना है, किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करनी है, किसको सपोर्ट करनी है, किसको सपोर्ट नहीं करनी है, अगर ये सब मामला आएगा तो उसको देखने के लिए एक नया बोर्ड का गठन किया गया, उसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें 6 गो आदमी को रखा गया और ये सीधे ब्रिटिश सम्राट को अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट सौंपते थे। और अगर यहाँ पे कोई व्यापार करना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही मौजूद थे वही लोग हम लोग देखते थे। तो पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ? तो इसमें दोहरे शासन की शुरुआत हुई। याद रखना है कि दोहरे शासन की शुरुआत कब हुई? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया? तो व्यापारिक मामला कोई और देखेगा और राजनीतिक मामला कोई और देखेगा। राजनीतिक मामला कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्यापारिक मामला कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, व्यापारिक मामला कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक मामला कौन देखेगा? और इसमें कहा गया कि भारत में कंपनी द्वारा जितना भी क्षेत्र को अधिग्रहण किया गया, लिया गया है, वो सारा
उसको सोल्व करने के लिए 1774 में जो संविधान बना था उसको फिर हम लोगों ने 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाए। उसमें क्या किए कि दोनों को अलग अलग कर दिए। 1784 में एक और इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया कि भाई व्यापारिक मामला कोई और देखेगा और राजनीतिक मामला कोई और देखेगा। व्यापारिक मामला कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो पहले से अपनी जो कंपनी बनाए हुए थे। डायरेक्टर क्या था? तो कंपनी को चलाने वाले लोगों की अपनी शेयरिंग थी या वो लोग मालिक थे, वो लोग व्यापारिक मामला देखेगा। चूंकि आया था व्यापार करने के लिए, वो राजनीति तो ऐसे वो लोग को मिल गया फ्री में। हालांकि इसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये वो लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था या पहले से यहाँ पे अधिकार करने आया था। जैसा कि अमेरिका में पहले लोग गया और अधिकार कर लिया, तो वैसे यहाँ पे भी अधिकार कर सकता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि ताकतवर सत्ता थी, वो लोग अधिकार करने के लायक अपने आप को नहीं पाया। तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाया, इसको सपोर्ट किया, इसको कमजोर किया, ऐसे करके बातें बढ़ी। हमने कहा 1773 में जब पहला अधिनियम बना तो 20 साल के बाद फिर अधिनियम बनता, तो फिर 1793 में फिर अधिनियम बना। और इसमें क्या किया गया कि भाई पहले 1600 में जो कंपनी यहाँ बन के आई थी उसका था कि ठीक है भाई जाओ तुम अधिकार करो। शुरू में वो बहुत कम समय के लिए अधिकार था, लेकिन फिर उसको परमानेंट कर दिया गया। लेकिन फिर से 1793 में कहा गया कि भाई देखो अब तुम बहुत दिन काम कर लिए अकेले, बोर्ड ऑफ मतलब एक छोटी सी कंपनी, छोटी सी नहीं मतलब बड़ी ही कंपनी हो गई थी, तो एक काम करो 20 साल के लिए तुम्हारा अधिकार और रहेगा, लेकिन जब हम लोग 20 साल के बाद फिर मिलेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा ये कैंसिल हो जाए। अभी लोग क्या किया कि भाई हमको जल्दी कमाना है, ज्यादा कमाना है, हो सकता है हमारा कैंसिलेशन हो जाए, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो लोग छेड़खानी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, हालांकि वो इतिहास का विषय है। 1800 फिर चूंकि पहला 73 में आया, 20 साल के बाद 93 में आया, फिर 20 साल के बाद 1813 में आया। अब इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का अधिकार था कि भाई ठीक है भारत में तुम ही व्यापार करोगे और कोई नई कंपनी आएगी, उसको कैंसिल कर दिया गया। बोला गया कि ऐसा नहीं है, कोई भी यूरोप का या ब्रिटिश आदमी, यूरोप नहीं ब्रिटिश आदमी वहां पे जाके व्यापार शुरू कर सकता है। तो जो पहले उसका एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब सिर्फ मेरा अधिकार है, जो एक अधिकार था उसको छीन लिया गया। लेकिन फिर भी कंपनी का अपना डिमांड था कि भाई उसका चीन के साथ व्यापार रहने दिया जाए और भारत में या पूरे पूर्वी देशों में चाय का जो व्यापार है उसको मेरे लिए रख दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिमांड थी कि भाई चीन के साथ मेरा व्यापार कंटिन्यू किया जाए और चाय का जो व्यापार है वो केवल हम ही करेंगे, कोई दूसरा चाय लाके यहाँ पे नहीं बेचेगा। ये अधिकार, जो चाय का अधिकार, इतना ज्यादा फेमस हो गया कि एक अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति में ना बोस्टन टी पार्टी करके आती है, एक पूरा आंदोलन ही है। मतलब चाय का इस तरह से व्यापार को फैलाया गया। आज हम में से कितने लोग चाय पीते हैं? सब लोग पीते हैं ना। सोचिए हम लोग तंबाकू भी खाते हैं, मतलब सॉरी हम लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन तंबाकू का यूज हम लोगों का गांव साइड में या शहर में भी अभी भी लोग करता होगा ना। जो लोग पुराना है, हो सकता है आज की युवा पीढ़ी ना करे, क्योंकि अब हमारे पास दूसरे साधन उपलब्ध हैं। पहले दूसरे साधन उपलब्ध नहीं थे तो तंबाकू खाते थे, है ना। तो जिस समय मुगल काल में तंबाकू यहाँ पे देखा ही नहीं गया, क्योंकि तंबाकू हम लोगों का अपना नहीं है, चाय हम लोगों का अपना नहीं है, हम लोग कहीं और से लेके आए, पुर्तगाली लोग लेके आया। तो अकबर पहली बार अपनी मृत्यु से 2 साल पहले उसने तंबाकू देखा। सोचिए कि अपनी मृत्यु से पहले, यानी मुगल साम्राज्य का जब वो खात्मा हो रहा था 1605 में, वो अकबर का मृत्यु हुआ, तो उस समय तक मात्र उसने देखा कि भाई तंबाकू क्या चीज है, टेस्ट भी किया। उसके बाद अगले 10 साल में पूरे भारत में इतना तेजी से फैला कि अकबर का बेटा जहांगीर, उसको बैन करना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति जो है, चूंकि वो देखा कि तो तंबाकू मेरे महल में एंट्री कर चुका है, हमारी दादी माँ, हमारी माता जी या जो और भी रानियां हैं, वो लोग ऐसे अपना लगाया मैटर रखा और ऐसे आग के माध्यम से आता था, हुक्का जिसको बोलते थे, हुक्का जो आज सिगार का रूप ले चुका है। तो वो देखा कि तो पूरा घर भी चल रहा है, हम इधर टहल रहे हैं, हमको कोई देख ही नहीं रहा, उधर हुक्का लिए जा रहा है।
तो उसने क्या किया कि पूरे भारत मतलब जितना उसका शासन था उस पर बैन कर दिया, भैया तंबाकू नहीं खाना है। अब उसके बैन करने से ही लोग टेंशन में आ गए कि हमारा बिजनेस ठप करेगा। फिर अपना जो भी बातचीत हुआ फिर शुरू हो गया, और आज तंबाकू मतलब पिछले 10 सालों तक, यानी जो युवा पीढ़ी है हम लोगों की, या जो अभी टाउन कल्चर है, उसमें तंबाकू उतना नहीं आया है यूज में, लेकिन गांव साइड में तंबाकू अभी भी कंप्लीट है। अगर गांव में जाइए घूमने के लिए तो आपको 100 आदमी में से 90 आदमी, 80 आदमी, 70 आदमी तंबाकू खाते हुए नजर आएगा। वो आदत नहीं होगा, उसके बावजूद भी मतलब 1-2 बार ऐसे कभी कभी टेस्ट कर लिए। तो वही था कि 20 वर्षों के लिए चाय का उसको अधिकार दे दिया गया कि भाई चीन के साथ और चाय का व्यापार तुम करो। लेकिन देखिएगा 13 में हुआ है, फिर 20 साल के लिए हुआ है, फिर 33 में हटा लेगा। तो वही फिर 33 में अधिनियम बना। इस अधिनियम में क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर को भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया। यह 1833 में ही कहा गया कि भारत की जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या कहा गया, भारत सरकार का गवर्नर कहा गया, और उसको प्रेसिडेंसी को कानून बनाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। बोला कि तुम लोग कानून नहीं बनाओ, कानून हम यहीं से बना के भेजेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि राजा राम मोहन राय को काफी प्रमोट किए, क्योंकि उनको जब तक यहाँ के लोगों को हाईलाइट नहीं करेंगे यहाँ पे काम कैसे करा पाएंगे ना। तो उसके बेस पे हम लोग क्या देखें, 1773 में पहला आता है, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय बनता है, 1773 में ही हम लोग बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह देते हैं, 1781 में दोनों को अलग कर दिया गया। किसको किसको? सर्वोच्च न्यायालय को और गवर्नर जनरल की प्रेसिडेंसी को। फिर हम लोगों का क्या आया 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? मतलब हम लोगों का व्यापार कोई और देखेगा, राजनीतिक मामला कोई और देखेगा। 1793 में आए तो हमने कहा भाई चाय का अधिकार जो तुम्हारा अधिकार है ना उसको तुम दे कैंसिल करो। तो उसमें क्या हुआ, चाय का और चीन के साथ व्यापार कंटिन्यू रहा, बाकी सबके लिए खुला कर दिया गया। 1833 में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको हम लोग क्या कर दिए, भारत का गवर्नर। पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? पिट्स कौन था? पिट्स एक्चुअली वहां के प्रधानमंत्री का नाम था ना। हाँ, तो ये बात होगी 1833 तक की कहानी। अब इसके बाद जब 1857 का विद्रोह हम लोगों का होता है, यहां से लेके यहां तक जितना भी हम लोग देखे, ये हम लोगों का जो कंपनी का शासन था उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा काम हुआ। फिर 1857 का जब विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के पास ये मैटर पहुंचा तो वो लोग कहा कि नहीं नहीं देखो तुम लोग तो व्यापारी आदमी ठहरे, तुम लोगों से कहाँ संभलेगा चीजें, हम लोग जो है राजनीति करने वाले लोग हैं, मेरे पास दे दो पूरा का पूरा अधिकार। तुम लोग काम करो कि तुम लोग भी व्यापार बंद कर दो। अब कितना व्यापार करोगे, तुम लोग प्रशासन संभालो, हम ऑर्डर देंगे, हम नियम बनाएंगे, तुम वहां पे शासन करना। तो पता चला वही जो कंपनी के अधिकारी थे धीरे धीरे प्रशासन के रूप में काम करने लगे। तो उन लोगों को भी खुशी हुआ होगा, कल मसाला बेच रहे थे आज बेचवा रहे हैं। हाँ, तो नहीं मतलब ठीक है, चीजें सुधरती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो 1858 के बाद इसमें क्या क्या चेंजिंग लाया गया, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज छोटी छोटी बातें हम लोग को पढ़े हैं, उसको रिमाइंडर रखना। आज कुछ ज्यादा विशेष उसमें पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन आगे उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।